ठीक है लोगों, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की नवीनतम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हुए उठा जो अमेरिका ईरान युद्ध पर थी। बहुत सारे लोग चिंतित हैं और बहुत सारे लोग इस्लामी शासन के समर्थक जश्न मना रहे हैं। लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जीत है। अमेरिका शासन को गिरा नहीं सका, हमने जीत हासिल की है। कई शासन विरोधी ईरानी सोच रहे हैं, क्या ट्रंप ने हमें छोड़ दिया? तो हमेशा की तरह ट्रंप के साथ आपको कभी पता नहीं चलता कि असल में क्या हो रहा है। ठीक है, जो भी ये दावा करता है कि वह समझता है कि क्या हो रहा है या उसे पता है कि ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं, तो जाहिर है कि वह ट्रंप को नहीं जानता। मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम समझ सके क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ट्रंप के 3 घोषित उद्देश्य थे। ईरान को परमाणु मुक्त करना, यह सुनिश्चित करना कि ईरान के पास कभी भी परमाणु क्षमताएं न हो और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को हटाना या उसे इतना कम कर देना कि वह अब इजराइल और यूरोप के लिए खतरा न रहे। तीसरा, इस्लामी शासन को हमास, हिजबुल्ला और हूथियों जैसे प्रॉक्सी समूहों का समर्थन रोकना। इस पर सोने पे सुहागा यह होता कि शायद हम शासन को इतना कमजोर कर देंगे कि ईरानी लोग अपनी किस्मत खुद संभाल लेंगे और शासन गिर जाएगा। ट्रंप ने शुरू में सोचा था कि यह 3 से 4 हफ्तों में हासिल किया जा सकता है। अब हम 4 हफ्तों के करीब हैं और ऐसा लगता है कि यह अभी तक नहीं हुआ है। अब ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि वह शासन के अंदर किसी से बात कर रहे हैं जिनके साथ उन्हें लगता है कि वह काम कर सकते हैं। सद्भावना के प्रतीक स्वरूप उन्होंने तोहफा भेजा। क्या आपको लगता है कि मैं उन पर भरोसा करता हूं? मैं उन पर भरोसा नहीं करता, मुझसे बात करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि वे एक सौदा करने वाले हैं। वे एक सौदा करने वाले हैं। उन्होंने कल कुछ ऐसा किया जो वाकई हैरान करने वाला था। उन्होंने हमें एक तोहफा दिया और राष्ट्रपति आज पहुंचे, और वो बहुत बड़ा तोहफा था जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो तोहफा क्या है, लेकिन वो बहुत खास था। इनाम उन्होंने हमें दिया और कहा कि वे देने वाले हैं। इससे मुझे लगा हम सही लोगों के साथ हैं। नहीं, ये परमाणु नहीं बल्कि तेल और गैस से जुड़ा था, और ये बहुत अच्छी बात थी जो उन्होंने की। लेकिन इससे मुझे ये पता चला कि हम सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता नहीं होता, क्योंकि नेतृत्व मारा गया था, सब चले गए थे। खोमेनी, सब चले गए थे। जैसा कि कहावत है, पूर्व सर्वोच्च नेता। और फिर नए सर्वोच्च नेता को भी कम से कम अच्छी तरह से परेशान किया गया, और बाकी सभी लोग जा चुके थे, और फिर तीसरे स्तर के कई लोग भी जा चुके हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों के समूह से निपट रहे हैं जो मेरी समझ में सामने आए, और राष्ट्रपति जो उपहार उन्होंने हमें दिया वह बहुत महत्वपूर्ण था, और उन्होंने कहा था कि वे ऐसा करेंगे, और ऐसा हुआ, और वे ही एकमात्र लोग थे जो ऐसा कर सकते थे। अब उन्होंने नहीं बताया कि वे कौन हैं, और उन्होंने कहा है कि वह उपहार ईरानी तेल से संबंधित है। तो वह क्या हो सकता है? अब आइए एक बार फिर पीछे चलते हैं। ट्रंप समझते हैं कि अगर वे इस्लामी शासन को वैसे ही छोड़ देते हैं तो यह युद्ध से पहले की स्थिति से भी बदतर परिणाम होगा, क्योंकि एक घायल जानवर एक स्वस्थ जानवर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, और वो भी मुस्तबा खमेनॉय जैसे दुश्मन के सामने जो अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। उसने भी अपने पिता, बच्चे, पत्नी या पत्नियां खोई है, मुझे नहीं पता कितनी थी। तो उस आदमी को सत्ता में बने रहने देना कोई अच्छा विचार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप इसे समझते हैं। तो वह किसे सत्ता में छोड़ रहे हैं, हमें पता नहीं। मुझे लगता है हमें पता चल ही जाएगा। अब एक और संभावना है, चूंकि विश्व नेताओं की तरफ से बहुत दबाव है और जितनी देर तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहती है, हम वैश्विक मंदी के उतने ही करीब पहुंचते जाते हैं। कोई भी, यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा था कि युद्ध 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। हम अंदर जाएंगे, सब कुछ तबाह कर नेतृत्व हटाएंगे और ईरान में अमेरिका व पश्चिम के प्रति मित्रवत नई सरकार होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि वह इस युद्ध को समाप्त कर दें। कई लोगों को डर था कि वे सब कुछ छोड़कर जीत की घोषणा कर अमेरिका लौट सकते हैं। ये एक संभावना है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप जानते हैं कि इन लोगों को
सत्ता में छोड़ना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए पहले से भी ज्यादा बुरा होगा। हमने ये जीत लिया है, ये युद्ध जीत लिया गया है। इसे जारी रखने वाला केवल एक ही है और वो है फेक न्यूज़। मेरा मतलब है न्यूयॉर्क टाइम्स। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उस युद्ध को नहीं जीत रहे हैं जिसमें उनके पास न तो नौसेना है, न वायुसेना है और न ही कुछ और हमारे विमान सचमुच तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर उड़ रहे हैं। वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर मैं उस पावर प्लांट को गिराना चाहूं, उस बहुत बड़े ताकतवर पावर प्लांट को, तो वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे मुझ पर हमला कर दो। यही सब वो कर सकते हैं। और हम सऊदी अरब के साम्राज्य को भी भूल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ट्रंप की ईरान में शासन गिराने की योजना का समर्थन या साथ दिया। उन्होंने इसकी भारी कीमत चुकाई और इस्लामी शासन ने उन पर हमला किया। वे मध्य पूर्व में कैसे रहेंगे, जहां एक और भी कट्टरपंथी मौलवी ईरान चला रहा है? यूएई इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? और मैं आपको याद दिला दूं, इस्लामी गणराज्य ईरान ने यूएई पर इजरायल की तुलना में कहीं अधिक बार हमला किया है। क्या वे इस नए घटनाक्रम को स्वीकार करेंगे और एक कट्टरपंथी मौलवी के साथ रहेंगे? और एक और बड़ा मुद्दा है जो है इजराइल। इजराइल तो इस्लामी गणराज्य ईरान पर हमला करने ही वाला था, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से यह इस्लामिक शासन पर हमला करने का सबसे अच्छा समय था। हम ऐसे विरोध प्रदर्शन देख रहे थे जो पहले कभी नहीं हुए। इन्हें दबाने के लिए इस्लामिक शासन ने अपने 30-40 हज़ार लोगों को मार दिया। इजराइल को बाकी देशों की तुलना में इस्लामी गणराज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी है और उसके ईरान में हज़ारों जासूस हैं। इसलिए उनके लिए ईरान पर हमला करने का ये सबसे उपयुक्त समय था। वे यह करने को तैयार थे, चाहे अमेरिका समर्थन दे या नहीं। इजराइल जानता है कि अगर वे इस शासन को ईरान की सत्ता में बने रहने देते हैं तो उनकी जिंदगी इस युद्ध के शुरू होने से पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इजराइल इस्लामी शासन पर बमबारी करना बंद करेगा। मुझे लगता है ईरान में अभी भी कई मोसाद एजेंट्स हैं। बिल्कुल, कड़ी सुरक्षा के कारण उन ऑपरेशनों को कम कर दिया गया होगा। इसी कारण हम युद्ध की शुरुआत में हिजबुल्लाह में जितनी लक्षित हत्याएं देखी थी, अब उतनी नहीं देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस्लामी शासन अपनी सतर्कता कम करता है और ज्यादा बैठकें करने लगता है, मुझे लगता है कि इजराइल उन लक्ष्यों को निशाना बनाएगा। ये पूरी तरह ट्रंप के हाथ में नहीं है, खासकर जब मार्को रूबियो ने कहा कि हम इसमें इसलिए फंसे क्योंकि इजराइल तो ईरान पर हमला करने वाला था। तो अगर इजराइल वैसे भी ईरान पर हमला करने वाला था और अमेरिका ऐसा करने को तैयार नहीं था, तो इसका मतलब है कि अमेरिका इजराइल को ईरान पर हमला करने से नहीं रोक सकता। अब अगर आपको 12 दिन की जंग याद हो, जब ट्रंप ने युद्ध विराम की अपील की थी, तब भी इजराइल आगे बढ़ना चाहता था और इजराइल ने इस्लामी शासन पर बमबारी जारी रखी थी। और अगर आपको याद हो, वो इकलौता मौका था जब ट्रंप ने सच में कहा था उन्हें नहीं पता आखिर क्या बकवास चल रही है। उन्होंने एफ शब्द का इस्तेमाल किया था। जो इतने समय से लड़ रहे हैं कि खुद नहीं जानते क्या कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं? वो बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज थे क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उस समय किसी तरह ट्रंप ने अमेरिकी प्रभाव का इस्तेमाल किया और नेतन्याहू को युद्ध जारी रखने से रोक दिया। क्या वो इस बार ऐसा कर पाएंगे? मुझे लगता है कि इस बार इजराइल के लिए दाव और भी बड़े हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर ये शासन सत्ता में बना रहता है तो आम इजरायली लोगों के लिए जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हमने जीत हासिल कर ली, नौसेना और वायुसेना को कमजोर किया, अब हम लौट रहे हैं, हमने जीत ली है, ये वही लोग हैं जिनसे हम समझौता कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आईआरजीसी के भीतर काफी बड़े दल बदल की संभावना है और आईआरजीसी के भीतर कुछ लोग कट्टरपंथियों को दरकिनार करके राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं फिर याद दिला दूं, ट्रंप ने कहा था कि हम उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें सद्भावना के तौर पर तोहफा भेजा है। तो वह तेल से जुड़ा तोहफा क्या हो सकता है? कई लोग कह रहे हैं कि यूएस मरीन खाक द्वीप पर एक उभयचर हमले की तैयारी कर रहे हैं।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईरान के 90% तेल का परिवहन वहीं से होता है। कई लोग कह रहे हैं कि यूएस शुक्रवार शाम को शेयर बाजार बंद होते ही हक द्वीप पर हमला करेगा। फिर वे तुरंत खगालेन पर कब्जा करेंगे। सोमवार को शेयर बाजार खुलने तक हालात शांत हो जाएंगे, जिससे सामूहिक उन्माद न हो। अब यह पूरी तरह मेरा अपना अनुमान है। मैं सोच रहा हूं कि आईआरजीसी के कुछ लोग मुस्तबा खामेनेई को दरकिनार करके राष्ट्रपति ट्रंप से कोई सौदा कर लिया हो, और वह तोहफा ये हो सकता है कि हम आपको द्वीप पर हमला करने दें और आप पर हमला न करें। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और शासन में बड़े पैमाने पर दल बदल हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शासन में कोई मुस्तबा खामनेई से गद्दारी कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह भी उतना ही संभव है कि ट्रंप जीत की घोषणा करे, अपने हाथ झाड़ लें और वापस चले जाएं, क्योंकि वह वैश्विक मंदी नहीं चाहते। हमें नहीं पता कि मेहरोन राष्ट्रपति ट्रंप को क्या बता रहे हैं। हमें नहीं पता कि मर्स और कियोस्तमे और जापान के प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि एंथनी अल्बानीजी क्या कह रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये सभी लोग क्या कह रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी ईंधन संकट का सामना कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये विश्व नेता राष्ट्रपति ट्रंप को क्या बता रहे हैं, या फिर ये सब एक दिखावा भी हो सकता है। ये एक दिखावा भी हो सकता है। कुछ प्रो इस्लामिक शासन के संदेहवादी कह रहे हैं कि हर बार जब ट्रंप ने समझौता करने का वादा किया, उन्होंने इस्लामिक शासन पर बमबारी की। उन्होंने वह 12 दिन की जंग में भी ऐसा ही किया था। उन्होंने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी थी, लेकिन 2 दिन में ही फोर्डो पर बमबारी कर दी। इस जंग की शुरुआत में वो समय दे रहे थे और दिखावा कर रहे थे कि बातचीत हो रही है, सब ठीक है। फिर अचानक उन्होंने इस्लामिक शासन की लीडरशिप खत्म कर दी। अब वे कह रहे हैं कि हम सीज फायर की दिशा में काम कर रहे हैं। 15 बिंदुओं की वही शांति योजना है। ईरान को परमाणु मुक्त होना होगा और परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी देनी होगी। उन्हें अपने प्रॉक्सी गुटों का समर्थन बंद करना होगा और अपने बैलिस्टिक कार्यक्रम को गंभीर रूप से कमजोर करना होगा। ये मांगे हमेशा से रही है। तो अगर इस्लामी शासन ने अब इन मांगों को स्वीकार कर लिया है, तो फिर युद्ध में जाने का क्या मतलब था? उस स्थिति में इस्लामी गणराज्य हार गया है। वे अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे? मेरा मानना है कि ये उलझन जानबूझकर बनाई गई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सब खत्म हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है कि ट्रंप अपना सामान समेट रहे हैं और वापस जा रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद वो यही चाहते हैं कि आप ऐसा सोचें, और सबसे अहम बात है कि वे चाहते हैं इस्लामी गणराज्य भी ऐसा सोचे। और एक और बात जो मैं कहना चाहता था, हाँ, मैं समझता हूं कि ट्रंप को जंग पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ें। वो नहीं चाहते कि लोग मरे। लेकिन इस बार ट्रंप में कुछ अलग है। वो एक अच्छी विरासत छोड़ने के लिए भी बेताब है। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि भविष्य की पीढ़ियां उन्हें अब तक के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक माने। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि उन्होंने इस जंग में कूदने का फैसला किया। उन्हें लगा कि वो मध्य पूर्व की सबसे बड़ा सिरदर्द यानी ईरान का इस्लामी गणराज्य को खत्म कर सकते हैं और शायद मध्य पूर्व में शांति ला सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक ऐसी विरासत है जिसे हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत से ईरानी लोग उनकी खुशामद कर रहे थे, अपील कर रहे थे, उनके नाम पर सड़कों का नाम रख रहे थे, गाने गा रहे थे, ट्रंप डांस कर रहे थे। इनमें से बहुत सारी चीजें हो रही थी जो हमें पता है कि ट्रंप को पसंद है। तो वह एक अच्छी विरासत चाहते हैं। वह समझते हैं कि अल्पकाल में इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। वह कितनी कीमत चुकाने को तैयार है हमें नहीं पता। शुरू में शायद उन्होंने सोचा था कि युद्ध 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगा और हम जीतेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। क्या बस यही था? वह ज्यादा से ज्यादा इतना ही देने को तैयार थे। देखो ईरानी लोगों, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। माफ करना, किस्मत खराब थी। मुझे किसी के साथ समझौता करना होगा और इस अध्याय को खत्म करना होगा। यह भी मुमकिन है। सब उतने ही उलझन में हैं जितना मैं, पर ये सभी संभावनाएं खुली हैं। मेरा दिल क्या कहता है? देखिए, मेरा दिल कहता है वह झांसा दे रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं ईरान आज़ाद हो। फिर वह इजराइल को कैसे रोकेगा? युद्ध विराम के बाद आईआरजीसी नेता जल्द या देर से अपने बंकरों से बाहर आ जाएंगे।
जैसे ही वे बाहर आएंगे, मुझे लगता है कि इजराइल उन्हें खत्म कर देगा। मुझे नहीं लगता कि ये खत्म हुआ है। मुझे लगता है कि यह एक चाल है, लेकिन कौन जानता है